तो चलिए अब आपकी प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कि आपको हम हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे रूबरू कराएं, एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय से नेपाल में जो भूकंप आया उसका असर दिल्ली और एनसीआर तक महसूस किया गया। सबसे ज्यादा खौफ हाई राइज में रहने वाले लोगों के बीच देखा जा रहा है। आखिर कितनी सुरक्षित है ये हाई राइज बिल्डिंग और कैसे आप जांच सकते हैं अपने घर की भूकंप रोधी क्षमता, इस खास रिपोर्ट को इसलिए देखना बहुत जरूरी है। भूकंप के भय में हाई राइज निवासी। क्या भूकंप में सुरक्षित रहेंगी गगनचुंबी इमारतें? दिल्ली एनसीआर में भूकंप के लगातार झटकों ने दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की नींद उड़ा दी है। हाई राइज में रहने वाले तो भूकंप के इन झटकों से खासे चिंतित हैं। जहां कम ऊंचाई की इमारतों में रहने वाले जल्दी से मैदान में आ जाते हैं, वहीं ऊंचाई पर रहने वाले तो भूकंप खत्म होने से पहले नीचे उतर भी नहीं पाते। आखिर क्या हाई राइज में रहने वालों के ऊपर भूकंप का खतरा जरूरत से ज्यादा है? जानकारों के मुताबिक आम धारणा के उलट हाई राइज बनाने की तकनीक भूकंप से बचाव में ज्यादा मददगार है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट जितने भी दिल्ली एनसीआर में बन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट 100% सेफ हैं। जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है, इसका रिचर स्केल वैल्यू 7.5 होती है। तो आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हाई राइज के, वो अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वगैरह के साथ मिलकर बन रहे हैं, अच्छे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं जिनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जितने भी ये स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं, ये सब 100% अर्थक्वेक रेसिस्टेंट हैं और आदमी को इनसे घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर साइट पे हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की। दरअसल दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर डेवलपर्स इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर राजीव दुआ की डिजाइन की हुई नेपाल की बिल्डिंग देखिए। भूकंप के जोरदार झटके के बावजूद इस बिल्डिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक बराबर में बनी इस दूसरी बिल्डिंग को भूकंप ने काफी डैमेज किया है। डॉक्टर राजीव दुआ के मुताबिक माना जाता है कि जितना सरिया बिल्डिंग में होगा उतनी ही वो मजबूत बनेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। सरिये की ज्यादा मात्रा भी घातक हो सकती है। जो आजकल जितने भी डिजाइन हो रही हैं बिल्डिंग में, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, वो अधिकतर तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं क्योंकि उनको डिजाइन फॉलो किया जा रहा है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ, ये माना जाता है कि अगर आप सरिया ज्यादा दे देंगे एक बिल्डिंग में तो उसकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। ऐसा है नहीं। उसमें क्या होता है, एक ऑप्टिमम लेवल है रीइंफोर्समेंट का, या जिसको हम सरिया बोलते हैं, उससे अधिक दिया जाएगा तो उसमें एक ब्रिटलनेस आ जाएगी, उसकी जो लचीलापन है बिल्डिंग का वो बहुत कम हो जाएगा, डक्टिलिटी यानी कि, और अगर डक्टिलिटी उसमें रहती है तो बिल्डिंग सेफ है। भूकंप के हिसाब से हमारा देश 4 जोन में बटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। इसका मतलब हुआ कि रिक्टर स्केल के पैमाने के हिसाब से यहाँ पर 6.5 से 7.5 पॉइंट तक के भूकंप आ सकते हैं। यहाँ पर बनाई गई ज्यादातर बिल्डिंग्स इतने बड़े झटके को झेलने के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बनाई गई इमारतें भूकंप रोधी तो हैं, लेकिन वो भूकंप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हालांकि भूकंप रोधी इमारतों को और सुरक्षित बनाने के लिए डक्टाइल डिटेलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक की मदद से बिल्डिंग की भूकंप को सहने की क्षमता और बढ़ जाती है। क्या डायनामिक एनालिसिस से हमें ये पता लग जाता है कि वो स्ट्रक्चर अर्थक्वेक के केस में कैसे बिहेव करेगा, उसका रिस्पांस कैसे होने वाला है। अगर हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक आने पे, भूचाल आने पे, उसका बिहेवियर स्ट्रक्चर का इस तरह से होने वाला है, तो उसके लिए उसको डिजाइन किया जाता है। जब उसके लिए आप डिजाइन कर देते हैं तो उसके फिर डिटेलिंग करनी पड़ती है, यानी कि उसका लचीलापन बरकरार रहे। ये 2 चीजें देखने के बाद और तीसरी चीज आती है कि उसको साइट पे एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वैसे ही किया गया है। अगर वैसे ही उसको एग्जीक्यूट किया गया जैसे कि अच्छे डेवलपर्स आजकल कर रहे हैं, तो आपका अर्थक्वेक का रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें लाइफ सेफ्टी बिल्कुल बरकरार रहेगी। अपने प्रोजेक्ट्स में इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले डेवलपर्स के मुताबिक सही कंस्ट्रक्शन टीम के सहारे आपकी बिल्डिंग मजबूत भी बनेगी और वक्त पर तैयार भी होगी।
सर ये आप बात बिल्कुल फैक्टफुल कर रहे हैं। इसमें बेसिकली देखने की बात क्या है कि खाली डेवलपर नहीं है, डेवलपर की पूरी टीम को आपको देखना पड़ेगा कि डेवलपर ने जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, वो किस टाइप के लोग साथ में इन्वॉल्व कर रखे हैं, उनकी इटसेल्फ साइट पे कितनी इन्वॉल्वमेंट है, डेवलपर की भी खुद की साइट पे कितनी इन्वॉल्वमेंट है कि वो कितना पेन ले रहा है उस चीज को बनाने में। क्योंकि जो भी चीजें हैं ये फ्लो करती हैं टॉप मैनेजमेंट से ही, तो मैनेजमेंट से जो टीम में जा रहा है वो क्या चीज है, वो बेसिक आदमी को स्टडी जरूर करना चाहिए कि वो डेवलपर खुद इन्वॉल्व है या नहीं। दरअसल किसी भी निर्माण को शुरू करने से पहले डेवलपर्स कुछ मूलभूत बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की जांच निर्माण की ताकत को समझने का पहला जरिया है। जिस तरह की मिट्टी होगी उसी तरह का कंस्ट्रक्शन डेवलपर को करना होगा। हवा के बहाव को भी निर्माण के शुरू करने से पहले समझना जरूरी है, जिससे बिल्डिंग भूकंप रोधी बनाई जा सकती है। ज्यादा ऊंचाई की बिल्डिंग बनाई जा रही हो तो पाइलिंग और उसकी ताकत का रोल खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टील और आरसीसी का सही अनुपात बिल्डिंग की ताकत की सबसे बड़ी खूबी है। कंपनियों से आने वाले सीमेंट की जांच भी कंपनियां कराती हैं और अगर उसकी ताकत में कमी है तो सीमेंट को इस्तेमाल करने से बचती हैं। इसके साथ ही डिजाइन को सही तरीके से लागू करना भी बेहद जरूरी है, जिससे कि जो योजना बनाई गई है वो पूरी तरह से खरी उतर सके और उसकी वक्त वक्त पर जांच करना भी अहम हो जाता है, जिसकी जिम्मेदारी ग्राहकों पर भी आती है कि वो अपने भविष्य के घरौंदों की मजबूती के लिए उसके निर्माण पर कड़ी नजर रखें। सर इसमें ये आज के समय को देखते हुए ये जिम्मेवारी डेवलपर की है कि वो हर कस्टमर को अवेयर करे कि क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए कस्टमर के पास जो उसके प्रोजेक्ट में है, जिसको वो फॉलो करके चेक कर सकते हैं कि ये कैसे बन रहा है और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ये सारी डिटेलिंग कस्टमर तक पहुंचाई जाए। जो हमारे कस्टमर हमारे इन चीजों पे जिनका कंसर्न है, जो सवाल करते हैं इस बारे में, बिल्डिंग नॉर्म्स में एक नेशनल बिल्डिंग कोड में बड़े क्लियरली दिया हुआ है कि किस प्रकार से अर्थक्वेक और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स किस प्रकार से बनाए जाएं। तो वो उसी मुताबिक हम उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं और जो नॉर्म्स फॉलो किए जाएं वो कभी अर्थक्वेक का उसको इफेक्ट नहीं हो सकता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोड्स में निर्माण की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया है। ग्राहकों को भी इसके बारे में तमाम जानकारी हासिल करनी चाहिए कि जहां उन्होंने घर लिया है वहां पर निर्माण के दौरान इन मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। संबंधित अथॉरिटी का भी ये दायित्व बनता है कि वो निर्माण पर नजर रखे और समय समय पर क्वालिटी टेस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन की स्थिति की जानकारी ग्राहकों को देते रहे। कमी पाए जाने पर इसमें बदलाव के लिए डेवलपर को आदेश दे और उस पर लापरवाही के लिए जुर्माना भी लगाए। आदित्य किराना, दिल्ली आज तक। तो चलिए हमारे खास मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ नरेश सिंगल जी, वास्तु एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील मलिक जी, जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। सुशील जी, बायर्स का ध्यान तो ये भूकंप की वजह से इस तरफ गया ही है दिल्ली एनसीआर के, लेकिन क्या वाकई डेवलपर्स और बिल्डर्स भी इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली और एनसीआर? देखिए, जहां तक बिल्डर्स की बात है, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 2007 के बाद यहां पे एक बिल्डर्स लॉबी ने एक मेजर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है। उससे पहले तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थी या नोएडा अथॉरिटी थी या डीडीए थी वो कंस्ट्रक्शन करती थी। तो ये तो देखा गया है कि जो आर्किटेक्ट ये हायर कर रहे हैं वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नामी हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर भी इसके अंदर जो ये रख रहे हैं काफी क्वालिटी के हैं, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत है। परेशानी इतनी है, जैसा कि अभी रिपोर्ट में बताया गया, कि अथॉरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। उसके अंदर उनका जो मंथली चेकअप होता है, 15 दिन में चेकअप होता है, उन्हें करना चाहिए, देखना चाहिए कि जिस नॉर्म्स को लेके आज जोन 4 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, क्या वो डेवलपर उसको ऐसा बना रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये चेक अथॉरिटी करेगी तो बिल्डर के ऊपर और प्रेशर होगा, और बिल्डर पहले भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डर अर्थक्वेक जोन 4 को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग नहीं बना रहे। स्ट्रक्चर को उससे भी ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है कि 7.5 के आसपास का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको झेला जा सके। लेकिन अगर अथॉरिटी इसके अंदर अपना रोल करेगी और कस्टमर भी अवेयर होगा, जैसे वो रूम साइजेस पूछता है, सुपर एरिया पूछता है, ऐसे अगर वो स्ट्रक्चर ड्राइंग मांगेगा एक बिल्डर से, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर और ट्रांसपेरेंसी होगी। आपको लगता है कि अवेयरनेस और आने की जरूरत है इस मसले पर अभी भी? बिल्कुल, अगर बायर्स के अंदर ये अवेयरनेस बढ़ेगी और जहां बिल्डर को लगेगा कि ये कस्टमर मेरे स्ट्रक्चर के इंजीनियर को, उसकी ड्राइंग को देख के मेरा फ्लैट खरीदेगा, तो वो उसके अंदर और ध्यान देगा और इसके अंदर फायदा एंड में जाके कस्टमर का ही है, क्योंकि एक मजबूत उसके अंदर एक बिल्डिंग बनेगी। चलिए, एक बिल्कुल आम आदमी की तरह एक सवाल पूछता हूं। हाई राइज बिल्डिंग और भूकंप, ये दोनों जो शब्द हैं बहुत डराते हैं, क्योंकि अगर
सोचिए भूकंप आता है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग में तो बाहर आने में इतना वक्त लग जाएगा कि भूकंप कुछ भी कर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये 2-3 मंजिला इमारत हो तो एक आदमी के पास ऑप्शन रहता है कि अगर 30 से 1 मिनट का भूकंप है तो वो इसके अंदर नीचे उतर सकता है सीढ़ियों से। 18, 20, 25 मंजिल की बिल्डिंग के अंदर ये होना संभव नहीं है। तभी कि जैसे कि अभी दुआ जी ने भी बोला इस रिपोर्ट के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरिया ज्यादा डालना कम डालना ये नहीं है, बिल्डिंग के अंदर लचीलापन चाहिए जिससे वो उस भूकंप को सह सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ये खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल भूकंप के टाइम पे कर नहीं सकते। तो अगर उसके स्ट्रक्चर में जरा भी कमी है और अगर भूकंप का जोन आसपास आ गया तो वहां पे बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो इसकी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। कस्टमर अवेयर होगा तो बिल्डर के लिए ये और बाउंडेशन होगी कि वो इसको और बेटर तरीके से अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करें। लगता नहीं आपको मलिक साहब की कोई एक अलग अथॉरिटी सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के बनाई जाए कि आने वाले वक्त में अगर दिल्ली और एनसीआर सिस्मिक जोन 5 में पहुंच जाता है तो उस तरह का निर्माण हो, और जो बिल्डिंगें बन भी गई हैं उसे बाद में भी सीज करने की कोई उसके पास पावर्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। ऑन पेपर हर अथॉरिटी ने अपनी एक टीम ऐसी बनाई हुई है, लेकिन उन टीम के पास इतना काम है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो बिल्डिंग को जाके देख सके। इसके लिए एक अलग से टीम रखनी चाहिए जिनके पास जितने भी बिल्डिंग के सैंक्शन प्लान आते हैं वो उन बिल्डिंग को जाके चेक करे, और जो बिल्डिंगें बन भी चुकी हैं उनका भी हर से 3 से 5 साल के अंदर, डिपेंड उनकी एज के ऊपर, बिल्डिंग की एज के ऊपर, उनका चेकअप होना बहुत जरूरी है कि अगर उसके अंदर कोई क्रैक्स आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें देखी जा रही हैं कि जिससे बिल्डिंग को खतरा है, उसको रेक्टिफाई किया जा सके। एक तो ये भी देखने की बात होगी कि अभी तक अगर बिल्डर लॉबी अब इस नेपाल वाले भूकंप को भी बुलाना चाहे तो वो अपने प्रोजेक्ट्स में इन चीजों को अब पब्लिसाइज भी कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली एनसीआर में अभी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट सामने हमारे जहन में आता हो जो ये कहता हो कि हम अर्थक्वेक प्रूफ हैं या भूकंप रोधी हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट है। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्डर लॉबी के लिए आज तक भूकंप कोई ऐसा कोई सेल का टारगेट तो था नहीं जी। ये बहुत बड़ा जो नेपाल के अंदर भूकंप आया, उसके बाद एक चीज जरूर है कि जो बिल्डर इसको ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे थे, मुझे लगता है आने वाले 5-6 महीने के अंदर जब वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे या जिनका प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है वो इस चीज को जरूर हाईलाइट करेंगे। मुझे लगता है कि सेल ब्रोशर के साथ वो अपनी स्ट्रक्चरल ड्राइंग भी देंगे जिससे कस्टमर के अंदर विश्वास हो कि इस बिल्डिंग में जहां मैं फ्लैट खरीदने की सोच रहा हूं ये पूरी तरीके से सेफ है और उन बिल्डर को बेनिफिट मिलेगा। जी जी, चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहिणी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। जी, आपका सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं? मैं नन्हे राम बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। मैं नन्हे राम बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। मलिक साहब से मेरा सवाल है। जी मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और सवाल जल्दी पूछिए सर। हाँ जी, मलिक साहब से मेरा सवाल ये है, मलिक साहब मुझे फरीदाबाद में एक 300-400 गज प्लॉट चाहिए। कितना बजट है आपका? बजट मेरा ठीक है। बजट आपका ठीक है तो आप जैसे कि फरीदाबाद के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर जैसे कि प्रॉपर्टी में मंदा है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है कि वहां पे मेट्रो का ट्रायल रन स्टार्ट हो गया और मेट्रो वहां पे पहुंच गई है YMCA चौक तक। तो मुझे लगता है कि जितने भी सेक्टर हैं, सेक्टर 37 जो दिल्ली के बाद सबसे पहले है और सेक्टर 15, इसके बीच में सेक्टर 28 एक ऐसी लोकेशन है जिसका प्राइस आज भी बहुत अच्छा है। सेक्टर 29 में भी आप 400 गज का प्लॉट ले सकते हैं, आज बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल रहा है और आने वाले 1-2 साल में उसकी कीमत के अंदर काफी इजाफा होने की उम्मीद है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नंदीराम जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं। माफी चाहता हूँ सिंगल साहब, आपके पास नहीं आ पाया हूँ। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं और उसके बाद कुछ वास्तु टिप्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप। नरेश सिंघल जी, आपसे सीधा सा सवाल यही है कि अभी हमने भूकंप पर बड़ी चर्चा की है, दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है। वास्तु जो है घर का नक्शा तो बदल देता है, पॉजिटिविटी आती है, लेकिन क्या वास्तु में ऐसा भी कोई यंत्र है जिससे भूकंप का कोई हम तरीका मालूम करें या उससे बचा सके? वास्तु के अंदर एक भूकंप रोधक यंत्र भी होता है जो कि जिसका विवरण शास्त्रों में है, और वो तो चलो एकदम से एक लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है, बट उसमें थोड़ा टेक्निक बताता हूँ। उसके अंदर ना एक खास किस्म के चूहे कह लीजिए रखे जाते हैं और उसमें कोई रेंगने वाले कुछ जीव भी उसके अंदर रख दिए जाते हैं, क्योंकि चाइना और जापान में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिससे कि सबसे पहले जो है ना इन चूहों को पता लग जाता है और वो बजने लगता है वो यंत्र।
जैसे चूहे उसमें से हलचल करते हैं तो वो यंत्र बजने लगता है कि भूकंप आने वाला है। वास्तु में ये चीज भी पॉसिबल है। दूसरी चीज जो है जी जी, इसमें स्थापत्य वेद के अंदर दिया गया हो कि यदि हमको फाउंडेशन डाल दें तो उसके नीचे सैंड होनी चाहिए और कुछ गोबर वगैरह कुछ कई चीजें हमें बताई गई हैं कि जिससे कि सैंड जब भूकंप आएगा तो सैंड खिसक जाएगी और बिल्डिंग वहीं की वहीं रहेगी। ऐसा उसके अंदर सिस्टम जी। सिंगल साहब कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले रहे हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। जी कहाँ से बोल रहे हैं, सवाल बताइए आपका किससे? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना और नाम बताइए प्लीज। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, आई वांट टू आस्क फ्रॉम मिस्टर सुशील मलिक। जी मेरा नाम मिस्टर सिंह है फ्रॉम ग्रेटर कैलाश। जी हाँ जी, बताइए सर। Basically, I wanted to ask, like we have invested in this Mahindra Luminaire in Greater कैलाश, this Noida, Golf Course Extension Road. हाँ जी, Is it a good bet? Like we should hold this property? We have only paid 30% right now, and then it will take around 4 to 5 years. जिस पर्टिकुलर So लोकेशन इसमें एप्रिसिएशन अच्छा होगा कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, बिल्कुल गोल्फ कोर्स, हाँ जी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जिस प्रोजेक्ट पे आपने महिंद्रा में इन्वेस्ट किया है, अगर आपका टाइम फ्रेम, इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम नेक्स्ट 3 to 5 years है तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा राइज करेगी, क्योंकि डेवलपर लीजिए या लोकेशन लीजिए, दोनों वहां की बिल्कुल ही बेस्ट लोकेटेड है। तो मुझे लगता है कि अच्छा आपको रिटर्न देगी, दोनों के लिहाज से बेहतर है। चलिए नरेश जी, आखिर में बहुत कम शब्दों में एक वास्तु टिप्स दर्शकों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो आपको लगता है कि हमें फलां प्रॉपर्टी है, अलॉटमेंट नहीं, बिल्डर ने बहुत लेट कर दिया, या हमारे नसीब में प्रॉपर्टी नहीं है, हमने लिया था अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो सबसे पहले ये, जब आप कोई प्रॉपर्टी बुक कराते हैं तो जिस घर में आप रहते हैं उस टाइम, चाहे वो किराए का हो, चाहे अपना हो, छोटा या बड़ा हो, उसका वास्तु जरूर पहले दिखाना चाहिए आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने से या बुक कराने से पहले। चलिए, तो आज की हमारे शो में आपकी प्रॉपर्टी में अभी के लिए इतना ही। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।